भौतिक ज्ञान में मैं हूं राजेंद्र विश्वास आपका स्वागत करता हूं। फिजिक्स सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अब देखिए, आपने कभी ना कभी अपने जीवन में, अपने लाइफ में कुछ सामान को अपने सर के ऊपर उठाया होगा। तो ऐसे वक्त में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सामान का जो वेट होता है, वेट के वजह से आपके सर के ऊपर एक दबाव सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई तो भी दबा रहा है। तो यही जो दबाव है, इस दबाव को क्या कहते हैं? प्रेशर। नॉर्मली यही दबाव को ही प्रेशर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दबाव आप महसूस कर रहे हो, वह दबाव किस वजह से हो रहा है? सामान के वेट के वजह से। तो उसी तरह देखिए, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में एयर है। अब एयर का भी तो कुछ वेट होता है। जो हम एयर मॉलिक्यूल देखते हैं, एयर मॉलिक्यूल का भी वेट होता है। अब ये जो एयर मॉलिक्यूल का वेट होता है, इस वेट के वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है या जो प्रेशर बनता है, इसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। इसका मतलब हम प्रेशर के डेफिनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर बात करें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, तो देखिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज सी लेवल। सिंपल सी बात है, सरफेस के ऊपर ही सबसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा। लेकिन यही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको आप सी लेवल का भी प्रेशर कह सकते हो। और देखिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे होता है, तो सी लेवल में होता है। और सी लेवल मतलब ही क्या है? सरफेस जो है, अर्थ का सरफेस जो है, वही सी लेवल है। अभी देखिए, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना होता है? तो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसका लो, तो ये होता है 10⁵ पास्कल। लेकिन इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 101325। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। लेकिन देखिए, आपको जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लिया गया है, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एग्जैक्टली लेते कैसे, ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही किसको कंसीडर किया जाता है? 1 मीटर स्क्वायर का जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया से एक कॉलम लिया जाता है। समझ रहे? एक कॉलम कंसीडर करते हैं हम लोग, जो कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉलम होता है। ओके, अब इस कॉलम के अंदर जितने भी वेट होंगे एयर के, या जितने एयर मॉलिक्यूल है, उन एयर मॉलिक्यूल का जो वेट होगा, उस वेट के वजह से जो प्रेशर यहाँ पे बनेगा, वही प्रेशर मतलब क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और अब देखिए, जैसे कि आप एयर मॉलिक्यूल देखते हैं, हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जैसे आप पहाड़ों में चढ़ते हो, तब वहाँ पे आपको ऑक्सीजन की थोड़ा कमी महसूस होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल का जो डेंसिटी होता है, वो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओ, वैसे वैसे वो कम होता है। दैट इज मीन बाय द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द हाइट। लेकिन कितने हाइट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये या एयर डेंसिटी है, ये निग्लिजिबल होता है। तो ये होता है 8 किलोमीटर के हाइट पे। मतलब सरफेस से 8 किलोमीटर का जो हाइट है, उस 8 किलोमीटर के हाइट पे आपको नहीं के बराबर एयर डेंसिटी मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप कह सकते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो 1 स्क्वायर मीटर जो लिया गया था सरफेस में, और उसका जो कॉलम का हाइट होता है, ये कॉलम का हाइट कितना होता है? तो ये कॉलम का हाइट आप बोल सकते हो कि 8 किलोमीटर का होता है।
मतलब जो सरफेस में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है 8 किलोमीटर कॉलम के एयर मॉलिक्यूल के वेट का प्रेशर। और 8 किलोमीटर के ऊपर की अगर बात करें तो 8 किलोमीटर के ऊपर क्या होता है फिर? तो देखिए जहाँ पे द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज वैक्यूम। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। ओके, तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर को आप डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो फार्मूला है इसके फार्मूला से ही एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर को डिफाइन किया गया है। तो चलिए पहले उसी फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं। तो इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं एक टैंक जो कि पानी से भरा हुआ है, और उसी पानी के टैंक के अंदर जो पानी के अंदर ही अजूम करते हैं या इमेजिन करते हैं एक सिलेंडर को, या जैसे हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में जैसे एक सिलेंडर को एज्यूम किए थे उसी तरह यहाँ पे सेम करना है, वैसे ही एक लिक्विड कॉलम को हमको क्या कर लेना है? एज्यूम कर लेना है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये। ओके, और यहाँ पे हम लोग इस इमेजिनरी लिक्विड कॉलम का जो टॉप पोजीशन है उस टॉप पोजीशन को x1 पॉइंट देते हैं और बॉटम पोजीशन को x2 पॉइंट दे देते हैं। अब देखिए x1 माइनस x2 जो रहेगा ये रहेगा h, हाइट हम इसको कंसीडर करेंगे। ओके, हाइट ऑफ द सिलेंडर रहेगा। अब यहाँ पे जो हाइट लिया जा रहा है ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इंक्रीज होगा डाउनवर्ड टू अपवर्ड की तरफ। देयरफॉर आप बोल सकते हो x1 इज ग्रेटर देन x2। अब देखिए एक समझने वाली बात और एक है, यहाँ पे जो इमेजिनरी सिलेंडर को लिया गया है ये इसका जो बेस होगा ये पैरेलल टू द सरफेस होगा, इसलिए आप बोल सकते हो द इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ हॉरिजेंटल बेस। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि इस सिलेंडर में, इस इमेजिनरी सिलेंडर में कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे। देखिए जो भी फोर्स यहाँ पे एक्ट होने वाले हैं ये वर्टिकली फोर्स एक्ट होने वाले हैं। अब अगर सिलेंडर को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो देखिए इसकी जो टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन के ऊपर क्या है? टॉप पोजीशन के ऊपर और भी कुछ वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर एयर मॉलिक्यूल है। देखिए पिछले केस में जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमने देखा था उसमें हम लोग को सिर्फ लिक्विड कॉलम के वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो हमें निकालना था, लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो देखिए वहाँ पे भी जैसे लिक्विड कॉलम के ऊपर भी लिक्विड था लेकिन हमने वो कंसीडर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमको वो कंसीडर करना है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपर डायरेक्शन में, अपर पोजिशन में यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा जो कि ऊपर का जो वाटर है उस वाटर के वेट की वजह से और उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से भी एक फोर्स एक्ट होगा जिसको हम F1 फोर्स दे देते हैं। और ये F1 जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब अगर बॉटम पोजीशन की आप देखो x2 जो नीचे का जो पोजीशन है उस पोजीशन में अगर देखो तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये लिक्विड कॉलम क्या हो रहा है? नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। ओके, नीचे की तरफ लिक्विड कॉलम नहीं आ रहा है मतलब क्या है? इसको नीचे से एक प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ आने का मतलब ही क्या है? देखिए एक तो लिक्विड क्या रहेगा, पूरे टोटल जब भर के रहेगा तो बीच में एक लिक्विड है। अब बीच में तो लिक्विड वो स्टेबल रहेगा ना, अब वो नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब ही क्या है? ऊपर की तरफ उसको एक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो यही जो प्रेशर लग रहा है बोल सकते हो। और ये पहले हम फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लग रहा है? नीचे से एक फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ वो धकेल के रख रहा है वो फोर्स, है ना, वाटर लिक्विड कॉलम को। तो उस फोर्स को F2 हम कंसीडर करते हैं जो कि रहेगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब देखिए ये जो सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर के बीच में भी तो कुछ वाटर होगा। अब उस वाटर का क्या होगा? उस वाटर का कुछ वेट होगा। अब वही वेट का मतलब ही क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा? ऑफकोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका ये फोर्स एक्ट होगा। तो ये 3 फोर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं? एक्ट हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे एकदम सिंपल समझ में आ जा रहा है। यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है जो कि F1 और mg है, ये किसको बैलेंस कर रहे हैं? F2
उन दोनों को बैलेंस कर रहा है। इसलिए आप लिख सकते हो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स मिलके ही ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे का जो फोर्स है F2 ये इन दोनों को ऊपर ही रखने की कोशिश कर रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है, ये स्टेबल पोजीशन में। इसलिए हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रेशर की बात कर रहे थे ना, हमको निकालना ही क्या है, प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन में जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा फोर्स की वजह से, उसको हम कंसिडर करते हैं P1, और बॉटम पोजीशन में जो फोर्स यहाँ पे लगेगा उसको हम कंसिडर करते हैं P2। सॉरी, फोर्स की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा उसको हम P2 कंसिडर कर लेते हैं। अभी हमें पता है फोर्स को निकालने के लिए जो प्रेशर का जो फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो उस प्रेशर के फॉर्मूला से हम F1 को और F2 को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू एरिया ये, क्रॉस सेक्शन एरिया ये, और F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ये। अब ये एरिया जो है वो एरिया लिक्विड कॉलम का सेम रहेगा। तो देखिए इससे हम क्या निकाल लिए, F1 और F2 को निकाल लिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग, उस इक्वेशन फर्स्ट से F1 F2 निकल गया। अब यहाँ पे जो m है, m क्या है, मास ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखिए m क्या है, m तो मास है, मास ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। ओके, अब इसको अगर निकालना चाहे तो देखिए हमें एक डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को अलग कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो डेंसिटी के लिए सिंबल लिया गया है वो है रो लिया गया है। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है, अब एक सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट कर दोगे। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ये है, और यहाँ पे जो हमने हाइट लिया है, हाइट के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, x1 माइनस x2 ले रहे हैं, बिकॉज x1 इज ग्रेटर देन x2। और इस इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट हमने दिया, इक्वेशन सेकंड जो दिया, और इक्वेशन थर्ड जो दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दिया तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, या हमें इक्वेशन जो मिलेगा, देखिए वो इक्वेशन क्या मिलेगा, P2a इज इक्वल टू P1a प्लस रो AG इन ब्रैकेट x1 माइनस x2। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए जो सेकंड टर्म है उसमें ये क्या है, दोनों भी इसमें कॉमन है, मतलब P1a प्लस रो AG x1 माइनस x2 जो लिए यहाँ पे ये क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, और कॉमन अगर निकाल लिए तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और यहाँ पे P2 के साथ क्या है, ये है, और ये जब ये इस साइड से उस साइड जाएगा तो वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको फिर इक्वेशन मिलेगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो G इन ब्रैकेट x1 माइनस x2। और ये जो इक्वेशन मिला है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड। अगर आपको लिक्विड के अंदर, आप अगर लिक्विड के अंदर हो, जैसे कि समुंदर के अंदर हो, तो वहाँ पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो इस इक्वेशन से आप वहाँ का प्रेशर निकाल सकते हो। तो चलिए अब निकालते हैं गेज प्रेशर को। तो उसके लिए पहले करना क्या है, लिक्विड कॉलम का जो टॉप पोजीशन हमने देखा, उस टॉप पोजीशन को क्या करना है, जो लिक्विड का सरफेस है, ओके, एकदम लिक्विड के सरफेस तक लेके आना है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, x1 इज इक्वल टू 0 ले लेना है, मतलब लिक्विड कॉलम बिल्कुल सरफेस के, एकदम सरफेस को लग के उसका जो टॉप पोजीशन होगा वो रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पे जो भी चेंजेस होने वाले हैं, ये जो चेंजेस है, हमने जो ऊपर इक्वेशन 4 दिया है, उस इक्वेशन 4 में हमको क्या करना है, वो पुट अप कर देना है। तो देखिए चेंज क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस h होगा हाइट। ओके, क्योंकि x1 इज ग्रेटर देन x2। ओके, और यहाँ पे जो P1 रहेगा, वहाँ पे जो हमने प्रेशर देखा था P1 के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर किस वजह से लगेगा,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो प्रेशर लगेगा ना यहाँ पे उस इस सरफेस के ऊपर लिक्विड कॉलम के टॉप के ऊपर कोई भी वाटर नहीं है, बिल्कुल वाटर नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर ही है। तो यहाँ पे जो हम लोग पी नॉट ले रहे हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको इसीलिए हम क्या कर रहे हैं P1 को कन्वर्ट कर दे पी नॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो P2 है P2 को बस कन्वर्ट कर रहे हैं हम इक्वल में, उसको लिख रहे हैं P1। और यही सभी टर्म हम इक्वेशन 4 में पुटअप करते हैं। तो देखिए हमें कोई इक्वेशन क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी इन ब्रैकेट 0 माइनस H। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए आपको जो इक्वेशन मिलेगा ये इक्वेशन मिलेगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस H रो जी। द अबव इक्वेशन गिव द टोटल प्रेशर और इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। इसी इक्वेशन से हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर से अगर आप कितने भी डीप में चले जाए पानी के अंदर, तो वहाँ पे अगर आपको प्रेशर निकालना है तो इस इक्वेशन से आप उस प्रेशर को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पी नॉट तो मैंने आपको बताया, और एच रो जी क्या है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम एट डेप्थ H है। ओके, चलिए अब निकालते हैं गेज प्रेशर। अब जो इक्वेशन 5 हमने दिया है उस इक्वेशन 5 मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर का जो इक्वेशन है, उस एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वेशन को अगर ध्यान से आप देखोगे तो वहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिखेगा। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप इक्वल टू के उस साइड से इस साइड लेके आ रहे हैं तो वो प्लस में है, इस साइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस इसी को तो कैसे इज नोन एज गेज प्रेशर। मतलब द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द गेज प्रेशर, और यही है गेज प्रेशर। अब इसको और भी बेहतर तरीके से आप समझोगे जब आप एग्जाम्पल जो है, न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करोगे। ओके, एग्जैक्टली इस गेज प्रेशर से हम लोग निकालते क्या है, ओके, किस तरह से इसका यूज होता है। चलिए अब इसी से रिलेटेड और एक पॉइंट देख लेते हैं। अब तक तो हमने देखा कि पानी के अंदर अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालना है तो क्या करेंगे, या किस फार्मूला से हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी हाइट पे, सरफेस से लेकर किसी हाइट पे अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए बस कर देते हैं, जो लिक्विड कॉलम को हमने जैसे अभी सरफेस से लेकर नीचे की तरफ रखे थे लिक्विड कॉलम के अंदर, अब क्या करते हैं उसी लिक्विड कॉलम को बाहर लेके आते हैं। और जैसे लिक्विड कॉलम को बाहर लेके आएंगे वैसे ही वो लिक्विड कॉलम न रह के वो एयर कॉलम में बदल जाएंगे। मतलब अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या है, टोटली एयर कॉलम है। अब ऐसे में चेंज क्या होगा, ऐसे में देखिए जो x1 है, x1 इज इक्वल टू हम ले रहे हैं d, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस। मतलब हम अभी निकालने वाले हैं कि पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना प्रेशर रहता है, ठीक है, इसलिए x1 क्या ले रहे हैं, d ले रहे हैं। अब p1 यहाँ पे या x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, x2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो P1 है, P1 के लिए हम क्या ले रहे हैं, P ले रहे हैं। ओके, P1 इज इक्वल टू P। और यहाँ पे जो P2 रहेगा, अभी P2 क्या रहेगा, P2 ऑफकोर्स P नॉट रहेगा क्योंकि वहीं पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। और यहाँ पे जो रो लिए है, पिछले केस में जो रो लिए थे वो था डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, लिक्विड। और यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगा वो किसका रहेगा, एयर का डेंसिटी रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे रो एयर ले रहे हैं। ओके, अब इन वैल्यू को अगर इक्वेशन 4 में हम पुटअप कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन 4 क्या मिलेगा, पी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस रो जी डी माइनस 0। ओके, अब यहाँ पे जो डी है, ठीक है, डी माइनस 0 मतलब डी ही रह जाएगा, इसीलिए आपका जो पी नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी प्लस डी रो जी। ओके, अब अगर आपने क्या किया, डी रो जी को उस साइड से इस साइड लेके आए तो क्या मिल जाएगा आपको, P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस डी रो एयर इंटू जी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए है, अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए सरफेस से, ओके, सरफेस से पर्टिकुलर डिस्टेंस में अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए तो इस इक्वेशन से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल सकते हैं उस डिस्टेंस पर। तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर।
आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।